Welcome everyone to the second lecture of UGC NET Paper 1 Teaching Aptitude. In the previous lecture, we covered concepts of teaching, objectives, maxims of teaching, nature and characteristics of teaching. And this is the second part of this teaching aptitude series. Today we'll be covering effective teaching behavior, essential teaching competencies, teaching modalities, levels of teaching and teaching models. सो टू स्टार्ट विद इफ़ेक्टिव टीचिंग बिहेवियर, यानी कि सिखाने के कौन से ऐसे तरीके होते हैं, कैसा ऐसा स्वभाव होता है टीचर्स का जो कि स्टूडेंट्स के लर्निंग जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूफ हो सकता है। यानी कि टीचर्स को कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए, कौन से ऐसे बिहेवियर्स होते हैं कि जिससे पढ़ाने में बहुत ज़्यादा ईज़ हो, यानी कि बहुत ज़्यादा आसानी हो कोई भी कंसेप्ट बच्चों को सिखाने में। सो द फर्स्ट वन इज़ स्कैफोल्ड इंस्ट्रक्शन, यानी कि इसमें ग्रेजुअली हम सपोर्ट रिमूव करते हैं। यानी कि जब स्टूडेंट को बेसिकली शुरू में कोई भी नॉलेज नहीं होता तो फिर उन्हें हम फुल सपोर्ट प्रोवाइड करें, उन्हें रिविजन्स प्रोवाइड करें, फुल लेक्चर्स प्रोवाइड करें, पूरी गाइडेंस दें, ऑल द टाइम हम उन्हें सपोर्ट करें, उनके डाउट्स क्लियर करें। पर फिर धीरे धीरे जब जैसे लर्निंग फेजेस आगे बढ़ते हैं फॉर द स्टूडेंट्स लाइक 8th 9th 10th, तो हम ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा सपोर्ट उन्हें कम करते जाए। सेकेंड इज़ प्रोबिंग फीडबैक, यानी कि कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद हम उससे रिलेटेड स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस पूछे। जैसे कि अगर कोई पोएम पढ़ाई है या फिर कोई लेसन है, कोई टॉपिक है, तो फिर वो उसका लेक्चर मटेरियल डिलीवर कर देने के बाद ही क्लास में उसके तुरंत बाद हम उससे ही रिलेटेड स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछे, जिसके कि आंसर स्टूडेंट्स तभी ही आंसर कर पाएंगे जब उन्हें समझ में आया होगा। तो इसकी वजह से हम समझ पाएंगे कि स्टूडेंट्स को समझ में आया है कि नहीं। देन थर्ड वन इज़ इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। हर एक स्टूडेंट का लर्निंग मैकेनिज़्म अलग होता है, इसीलिए इंस्ट्रक्शनल वैरायटी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब इंस्ट्रक्शनल वैरायटी कैसे प्रोवाइड करेंगे, यानी कि जिस तरीके से हम सिखाते हैं तो उसमें थोड़े थोड़े अलग अलग वेज हो। जैसे कि कुछ लोग सिर्फ ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, उन्हें लेक्चर दे दो तो वो सीख जाएंगे। सम पीपल आर विजुअल लर्नर्स, दे अंडरस्टैंड फ्रॉम ग्राफ्स, पीपीटी, वीडियोज़। और कुछ लोग होते हैं कि उन्हें प्रैक्टिस चाहिए होता है कि रियल ग्रुप एक्टिविटीज़, रियल प्रोजेक्ट मेकिंग। तो अलग अलग इंस्ट्रक्शनल वैरायटी हो स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही साथ इसका साथ में ये भी मीनिंग निकल सकता है कि ये लैंग्वेज फॉर्मेट में भी इंस्ट्रक्शनल वैरायटी हो। जैसे कि मोस्टली हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में लेक्चर डिलीवर करने के लिए, बट देन देर कुड बी हिंदी लैंग्वेज ऑल्सो, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं वो भी लेक्चर के मटेरियल को, नॉलेज को ग्रास्प कर पाए। और फिर साथ ही साथ लोकल लैंग्वेजेस में भी स्टूडेंट्स को हेल्प करना, बेसिक कुछ पॉइंट्स बताना या फिर उनके डाउट सॉल्व करना। जैसे कि महाराष्ट्र में है तो मराठी लैंग्वेज में कुछ स्टूडेंट्स ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, गुजरात में है तो गुजराती लैंग्वेज में स्टूडेंट्स कंफर्टेबल होंगे। तो इंस्ट्रक्शनल वैरायटी में लैंग्वेज की भी वैरायटी हो सकती है, एग्जाम्पल्स की भी वैरायटी हो सकती है, वर्ड्स की भी वैरायटी हो सकती है। डिफरेंट लेवल ऑफ वर्ड्स होते हैं कि कुछ हार्ड टर्मिनोलॉजीज़ होती है, पर इंस्ट्रक्शनल वैरायटी के प्रिंसिपल के हिसाब से वो टर्मिनोलॉजी, उससे कुछ इजी ऑप्शनल वर्ड्स, उसका कुछ डेफिनेशन, उसकी कोई लर्निंग ट्रिक्स, ये सब प्रोवाइड करना होता है टीचर को। नेक्स्ट, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, यानी कि टीचर को जो पूरा लेक्चर प्लान है, जो पूरा लिमिटेड टाइम है लेसन में लेक्चर्स को डिलीवर करने के लिए, तो उसका मैक्सिमम यूज़ कैसे करना है, कैसे चीज़ें प्लान करनी है कि स्टूडेंट्स को मैक्सिमम बेनिफिट हो उतने ही प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड में। नेक्स्ट, एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। स्टूडेंट्स कितने ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है हमारे लेक्चर में, ये मेक श्योर करना एक टीचर की ड्यूटी होती है। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स डिस्टर्ब्ड होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इतने इंटरेस्टेड नहीं होते। some students are very good, they will pay full attention, they have come to learn the topic, but some will have some problems। कोई सिक फील कर रहा है, कोई डिफरेंटली फील कर रहा है, किसी का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, कोई पनिश्ड है मे बी। तो अलग अलग स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट कैसे इन्वॉल्व हो, उसके लिए टीचर कैन स्टार्ट विथ सम स्टोरी, सम एंगेजिंग वीडियो दे कैन प्ले ऑन द पीपीटी, एंड देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि टीचर्स लोग करते हैं
ताकि इनिशियली वो स्टूडेंट्स का अटेंशन ग्रास्प कर सके, बिकॉज जब स्टूडेंट का अटेंशन होगा तो ही जो टीचर कह रहे हैं वो अपने माइंड में उसको स्टोर कर पाएंगे अच्छी तरीके से। नेक्स्ट इज़ स्टूडेंट सक्सेस रेट, यानी कि कोई भी मेथड से जब हम लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं या फिर कोई भी टॉपिक सिखा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर वे में स्टूडेंट का सक्सेस रेट क्या है, यानी कि स्टूडेंट्स कितना ज़्यादा सीख रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर 50 स्टूडेंट्स है तो 50 में से कितने लोग अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं उस एक तरीके से पढ़ाने की वजह से। और ये होता है इवैल्यूएशन के टर्म्स में, यानी कि जो प्रीवियस लेक्चर में यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर नंबर 1 में हमने फेजेस ऑफ टीचिंग की बात की थी, जिसमें कि थर्ड वाला फेज़ था पोस्ट एक्टिव फेज़। तो ये जो स्टूडेंट सक्सेस रेट है दिस इज़ अ पार्ट ऑफ पोस्ट एक्टिव फेज़। यानी कि यहाँ पे लेक्चर डिलीवरी हो चुकी है, बट ये समझने के लिए कि स्टूडेंट्स को कितना समझ में आया है, स्टूडेंट्स ने कितना ग्रास्प किया है, टीचर्स में भी क्वेश्चंस पूछे, टेस्ट प्लान करें, मे बी कभी कभी सरप्राइज टेस्ट भी हो सकता है, सो दैट रियल रिजल्ट्स स्टूडेंट्स को एक्चुअल में कितना समझ में आया है लेक्चर में या फिर उस एक क्लास में वो इवैल्यूएट कर पाए। जितने अच्छे मार्क्स आएंगे स्टूडेंट्स के 50 में से जितने भी ज़्यादा लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे तो वो एज अ सक्सेस रेट काउंट होगा। देन प्रायोरिटाइज अंडरस्टैंडिंग ओवर एक्सपोजर, यानी कि भले ही आप एक लेक्चर में या फिर लिमिटेड टाइम पीरियड में कम टॉपिक्स कवर कर पाए, बट यू हैव टू मेक श्योर कि वो टॉपिक्स स्टूडेंट को एकदम क्लियरली समझ में आए, रैदर दैन एक ही लेक्चर में ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर लेना और स्टूडेंट्स को हर एक में डाउट्स हो, स्टूडेंट्स किसी पर भी श्योर ना हो। बजाय उसके मोर क्वालिटी इज़ कि लेस टॉपिक्स बट मोर अंडरस्टैंडिंग ओवर इट। देन नेक्स्ट वन इज़ क्लियर, एक्सप्लिसिट एंड रेपिटेटिव इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका मटेरियल समझने में बिल्कुल ही क्लियर हो, कोई भी डाउट ना हो उसमें। जो भी इंफॉर्मेशन हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स ग्रास्प कर पाए तो उसे हमें क्लैरिफाई करना पड़ता है। यानी कि लाइक फॉर एग्जांपल हमारे 10th के सिलेबस में देयर इज़ अ स्टडी ऑफ एटॉमिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। तो शुरू में देयर वाज अ डिफरेंट साइंटिस्ट जिन्होंने अलग मेथड लगा के एटम्स के बारे में प्रिडिक्शन की। देन देयर वाज ऑक्टेव मेथड, देन देयर इज़ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, देन देयर इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अब एक स्टूडेंट को जिस तरीके से टीचर ये पूरी इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करती है स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग उस पर डिपेंड करती है। अगर टीचर ने उसे सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ प्रोवाइड कर दी कि हाँ देयर आर दीज 5 थियोरीज रिलेटेड टू पीरियोडिक टेबल, दिस विल लीड टू अ कन्फ्यूजन इन द स्टूडेंट्स माइंड कि कौन सा मेथड सही है। उसके स्टूडेंट के दिमाग में ही क्लैशेस हो जाएंगे कि किसका लॉजिक सही है, कौन सा वाला पीरियोडिक टेबल एम आई सपोज टू प्रिपेयर। बट रैदर दैन इसमें क्लैरिटी कैसे प्रोवाइड करेंगे टीचर कि दे विल टेल कि ओके इनिशियली उनका ऐसा माइंडसेट था, उनकी ऐसी स्टडी थी जिसकी वजह से कि ये रिजल्ट्स आए। नेक्स्ट रिसर्च इस रिजल्ट्स को बेटर करने के लिए परफॉर्म की गई एंड उनका ये प्रिंसिपल था जिस प्रिंसिपल से कि नेक्स्ट जो पीरियोडिक टेबल है, एटॉमिक थियोरी है, वो बनकर आई। और फिर आगे इसके ऊपर और भी फेजेस में और रिसर्च की आगे के साइंटिस्ट ने, जिससे कि लास्ट में वी हैव द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एंड दिस पीरियोडिक टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर learning also and in terms of your evaluation purpose also. You will be evaluated on your thorough knowledge of this periodic table. तो कितनी ज़्यादा क्लैरिटी हो गई, इट इज़ सो एक्सप्लिसिट, यानी कि कन्फ्यूजन बिल्कुल निकाल दिया, कोई डाउट्स नहीं है। ऑल दीज आर थियरीज, दिस इज़ द पीरियोडिक टेबल एम आई सपोज टू प्रिपेयर फॉर, सो सिंपल। एंड रेपिटेटिव इंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट्स को कई बार एक ही इंस्ट्रक्शंस देना, डिफरेंट लेक्चर्स के टाइम पे उन्हें हाईलाइट करवाना कि ओके दीज आर द क्वेश्चंस विच आर मोर इम्पॉर्टेंट एंड दीज आर द मेथड्स विच यू शुड फॉलो। एंड देर आर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो कि रिपीटेटिवली टीचर्स हमें बताते हैं, जैसे कि मैथ्स टीचर हमें बताएंगे रिपीटेटिवली कि स्टूडेंट्स यू हैव टू सॉल्व, यू शुड सॉल्व,
अलग अलग लेक्चर्स में बार बार वो टीचर हमें यही चीज़ रिपीट करके याद दिलाएंगे कि मैथ्स में सॉल्विंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. So this is repetitive instruction. Next is making use of students' ideas and contributions. कोई भी लेक्चर लेते वक्त स्टूडेंट एंगेजमेंट का एक पार्ट ये भी होता है कि हम स्टूडेंट्स के आइडियाज़ को इनटेक करें, उनसे पूछें कि ओके आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हाउ मच डू यू नो अबाउट दिस टॉपिक. Maybe if it is a currency chapter in history, so teacher might ask you कि do you know what is currency? Have you ever bought something using the currency? Do you know that other nations have other types of currencies? Do you know the names of that? और मे बी क्या आपको पता है कि जब करेंसी नहीं थी तो कैसे लोग आपस में चीज़ें ट्रेड करते थे. तो उससे स्टूडेंट्स लोग एंगेज्ड फील करेंगे. दे विल यूज़ देयर कॉग्निटिव स्किल्स टू रिप्लाई. दे विल स्टार्ट थिंकिंग एंड रादर देन एनी अदर डिस्ट्रैक्शंस वो लोग टॉपिक की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे. नेक्स्ट इज़ स्ट्रक्चरिंग. अच्छे से लेसन प्लान होना चाहिए. ईजी टॉपिक्स पहले कवर हों और फिर जो उसके बाद के उसके ऊपर को रिलेटेड हार्डर टॉपिक्स है, थोड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है, वो लेक्चर्स में आगे की तरफ कवर हो. दिस इज़ द बेसिक लेक्चर प्लान जो कि टीचर्स ही डिज़ाइन करते हैं इन द फर्स्ट फेज ऑफ टीचिंग. दिस इज़ प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग and this was covered in the previous lecture. Next is questioning. वही it is very much similar to probing feedback. कि कोई भी टॉपिक पढ़ाने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हम क्लास में पुट आउट करें ताकि स्टूडेंट्स अपनी अंडरस्टैंडिंग के लेवल के हिसाब से हमें आंसर्स दे पाए और जिससे कि हमें एज ए टीचर्स पता चले कि स्टूडेंट ने कितना समझ पाया है, स्टूडेंट्स ने कितना ग्रास्प किया है. एंड नेक्स्ट इज टीचिंग इफेक्ट्स. टीचर्स शुड डेमोन्स्ट्रेट एंथुजियाज्म फॉर द सब्जेक्ट एंड शो एम्पैथी towards students to create positive and motivating learning environment. यानी कि फर्स्टली तो टीचर खुद ही एक्टिव फील करना चाहिए. टीचर शुड बी वेरी एनर्जेटिक रिलेटेड टू दैट टॉपिक. टीचर शुड फील वेरी पॉजिटिवली अबाउट टीचिंग दैट टॉपिक. क्योंकि जब टीचर में ही एनर्जी लो होगी तो फिर स्टूडेंट्स दे विल नॉट फील एंगेज्ड इन द लेक्चर. एंड नेक्स्ट इज टू शो एम्पैथी टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स. एम्पैथी मतलब कि दूसरे की फीलिंग्स को समझना. क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एवरी स्टूडेंट माइट फील द सेम. everyone might feel enthusiastic to learn the topic which you are going to teach, and everyone is like feeling very good, they are in the best state of their learning and they are just ready to grasp all of the information you feed them. No, हर एक स्टूडेंट का सेम माइंडसेट नहीं रहेगा. सम स्टूडेंट्स माइट फील डिस्टर्ब, सम स्टूडेंट्स माइट फील डिस्ट्रैक्टेड. कुछ स्टूडेंट्स में भी सिक हो सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ किसी एक स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम है कि मे बी दे आर फीलिंग सिक और दे आर नॉट वेल, सो यू माइट एनकरेज देम कि ओके यू माइट टेक रेस्ट एंड you might not place that much of expectations from that student कि that student will participate actively in the lecture. You should be considerate. थोड़ा उसे compromisingly compromise करना चाहिए. उससे इतने ज़्यादा expectations नहीं रखने चाहिए कि जैसे बाकी students लोग participate कर रहे हैं वो भी वैसे ही participate करें. Next is you can allow the student कि you can maybe drink water, you can put your head down, you can relax as you want. बस please make sure कि you तुम थोड़ा सुनते रहो कि what the topic is going about because it is very important. This is all example of empathy. And maybe in the last, at the end, towards the end of the lecture, you can maybe address कि okay, this student was not feeling well but still they put an ear to what I was saying. उन्होंने ध्यान दिया कि मैं क्या कह रही थी, अटेंटिव थे वो comparatively. तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स में एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग आती है कि ओके माय टीचर इज़ एड्रेसिंग मी, ओके आई एम बीइंग लुक्ड आफ्टर. एंड उसके बाद से इट विल बी अ कंटिन्यूस प्रोसेस. दैट स्टूडेंट विल कंटिन्यूसली बी इंटरेस्टेड इन योर लेक्चर.
It is like building like empathy is like building engagement only towards your lecture. Next time the students feel belonged to the lecture, they feel interested. And to create a positive and motivating learning environment. Of course, if students are not motivated, firstly, so teachers' work is also to provide them motivation to learn actually. Second is essential teaching competencies and skills. Firstly, personality and attitude related competencies. अब एटीट्यूड ये जो शब्द है ये हमने काफ़ी बार सुना हुआ है कि ओ लुक एट हर एटीट्यूड, लुक एट हिज एटीट्यूड, ही हैज़ सच अ नाइस एटीट्यूड, शी हैज़ अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, ही हैज़ अ वेरी पेसिमिस्टिक एटीट्यूड. पर ये सब सिर्फ हमने सुना है. बट व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ एटीट्यूड? एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? हम दुनिया को जिस तरीके से देखते हैं, जिस नज़रिए से देखते हैं, उसे एटीट्यूड बोलते हैं. अब लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ये ट्रांसपेरेंट चश्मे की जगह अगर मैंने ग्रीन चश्मा लगाया होता जिसके लेंस ग्रीन होते, तो मुझे पूरी दुनिया ग्रीन दिखाई देती. तो वो चश्मा ही इस केस में एटीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन रहेगा. जैसा चश्मा लगा लेंगे वैसी दुनिया दिखेगी, तो जैसा एटीट्यूड हम रखेंगे तो हमें पूरी दुनिया वैसी ही लगेगी. तो कहते हैं ना कि ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, पेसिमिस्टिक एटीट्यूड. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई चीज़ हो जाए कि लेट सपोज माय सीनियर और माय टीचर दे स्कोल्डेड मी, उन्होंने मुझे थोड़ा डांट दिया किसी लेक्चर में. नाउ ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड वुड बी, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान क्या बोलेगा कि ओके नहीं, वो मेरे सीनियर है, उन्हें मुझसे ज़्यादा पता है, उन्होंने जो भी किया मेरे भले के लिए किया, अगर वो मुझे नहीं डांटते तो शायद मैं गलती करती रहती. दिस इज़ फॉर माई ग्रोथ एंड थैंक यू सो मच दैट दे करेक्टेड मी, उन्होंने मुझे सही किया. एंड द पेसिमिस्टिक एटीट्यूड विल बी फील लो, यू विल फील बैड, यू विल नॉट फील नाइस कि ओ नो वाई डिड दे स्कोल्ड मी, उन्होंने मुझे क्यों डांटा सबके सामने. You will feel low the entire day. This is pessimistic attitude, negative attitude. So coming back, first one is locus of control. अब attitude के अंदर भी there are types. So first, locus of control, यानी कि खुद को ही जिम्मेदार मानना. जो भी results आते हैं, जो outcomes आते हैं, उसकी तरफ खुद की जिम्मेदारी को मानना. Now let's suppose there is this A teacher and there is this B teacher. Now A teacher is of the mindset कि पढ़ने वाले बच्चे तो पढ़ लेते हैं, हमने लेक्चर डिलीवर कर दिया है, हमने पूरा सिलेबस कवर कर दिया है, अब एग्ज़ाम में मार्क्स लेना इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट दे स्टडी. हमने क्लास में सारे डाउट्स क्लियर करा दिए थे. एंड देयर इज़ दिस बी टीचर जो कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि अगर स्टूडेंट्स को डाउट्स रह गए हैं, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लियर देम. अगर स्टूडेंट्स मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं तो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उन्हें ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए या फिर सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए, लर्निंग जर्नी के लिए अच्छी तरह से मोटिवेट करूँ. अगर स्टूडेंट का बिहेवियर अच्छा नहीं है तो इट इज़ माई ड्यूटी टू करेक्ट देम. अगर स्टूडेंट्स को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डाउट्स है या फिर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स किसी स्टूडेंट्स को पसंद नहीं होता है, सम स्टूडेंट्स डोंट लाइक मैथ्स, सम स्टूडेंट्स डोंट लाइक ज्योग्राफी, इफ़ दे डोंट लाइक माई सब्जेक्ट, इट इज़ माई ड्यूटी टू बिल्ड देयर इंटरेस्ट टुवर्ड्स दिस सब्जेक्ट. सो देयर इज़ दिस बी टीचर. तो लोकस ऑफ कंट्रोल में हम इस बी टीचर की बात कर रहे हैं जो कि पूरी जिम्मेदारी, पूरी लाइक दैट टीचर विल टेक एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे विल बी अकाउंटेबल. वो जिम्मेदार खुद को ही ठहराएंगे हर एक आउटकम के लिए, उनके टीचिंग आउटकम के लिए. जो स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन के बाद भी आउटकम आएगा, दे विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट एंड दे विल बिल्ड ओवर इट कि ओके इवैल्यूएशन का रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आया है, I should make change to my teaching strategies. I should add something else. I should maybe
include some group discussions, some different methods. I should learn, I should teach, I should grow up in my teaching career, in my teaching skills. So in UGC NET, we are talking about this, be teacher. नेक्स्ट फ्रॉम लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी कि लोकस ऑफ कंट्रोल से ही डिराइव्ड एक और एटीट्यूड आता है कि सेल्फ एफिशिएंसी, यानी कि खुद को सक्षम मानना कोई भी काम करने के लिए। एज अ टीचर खुद को केपेबल मानना कि हाँ, अगर ये टॉपिक है, अगर ये सब्जेक्ट है, आज का लेक्चर है, तो आई एम केपेबल इनफ पूरी क्लास का अटेंशन खुद की तरफ गैदर करने के लिए, सारे स्टूडेंट्स को एंगेज्ड फील करवाने के लिए, सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेटेड फील करवाने के लिए, अच्छे से पूरा टॉपिक की लेक्चर डिलीवरी करवाने के लिए, ये मेक श्योर करने के लिए कि हर एक को समझ में आया है कि नहीं, ये देखने के लिए कि क्या मैंने सारे स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर किए हैं या नहीं। आई एम केपेबल, मैं काबिल हूँ ये सब चीज़ें करने के। सो दिस इज़ सेल्फ एफिशिएंसी। नेक्स्ट इज़ एसेंशियल टीचिंग स्किल्स। अब ऊपर का जो था दोज वर एटीट्यूड, वो एटीट्यूड के ट्रेड्स थे। एंड नीचे टीचिंग स्किल्स, मतलब एक्चुअल में हम में इनबिल्ट कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। फर्स्ट कैटेगरी इज़ मेटाकोर स्किल्स। इसमें कम्युनिकेशन आता है विच शुड बी क्लियर। अब कम्युनिकेशन इज़ येट अनदर टॉपिक, it is an entire unit in UGC NET which is very interesting and which we are going to cover in the further sessions. But for now, अगर सिंपल शब्दों में कम्युनिकेशन के बारे में कहा तो आप स्टूडेंट को क्या समझाना चाहते हो, और स्टूडेंट को आपका लेक्चर अटेंड करने के बाद क्या समझ में आता है, क्या वो दोनों चीज़ें सेम है, ये होता है क्लियर कम्युनिकेशन। अगर आप जो समझाना चाहते हो और स्टूडेंट ने एग्जैक्टली वही समझा है तो दिस इज़ क्लियर कम्युनिकेशन। और ये पूरी चीज़ फ्रॉम स्टूडेंट टू टीचर, फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट फ्लो होकर स्टूडेंट के माइंड में ग्रास्प हो, ये पूरा कम्युनिकेशन मेक श्योर करना टीचर का काम होता है। सो दिस इज़ अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन. Next is diverse teaching techniques. For sure, we know there are a variety of learners in the same unit. सेम क्लासरूम में ही अलग अलग लर्नर्स होते हैं, अलग अलग टाइप से लोग सीखते हैं. So there has to be diverse teaching techniques. Now this is also to be covered in the next lecture. We'll dive deep into diverse teaching techniques. But for now, basically you could use विजुअल एड्स, यानी कि इमेजेस, पिक्चर्स, वीडियोज़ का भी यूज़ करना. देन लेक्चर मेथड, लाइक स्टूडेंट्स को लेक्चर डिलीवर करना, बोर्ड पर चीज़ें सॉल्व करना इफ़ इट्स अ मैथ्स थिंग. देन नेक्स्ट, let them watch a documentary if it is a topic like history or geography. Then there can be group discussions जहाँ पे कि स्टूडेंट्स को एक टॉपिक दिया जाता है और 4 to 5 students are made to sit together and you study on this topic, you research on this topic, you find things about this topic, make sure that the entire group has learned about that topic. Then next is peer learning, यानी कि पार्टनर टू पार्टनर आप मेक श्योर करो कि जो चीज़ आपको समझ में आई है वही चीज़ आप अपने पार्टनर को भी समझाओ. दैट इज़ पीयर लर्निंग. एंड नेक्स्ट वन कुड बी फील्ड विजिट्स. इन केस ऑफ जोग्राफी मोस्टली फील्ड विजिट्स पर जाते हैं. देर कुड बी एनी ऑफिस वी गो टू फॉर अ फील्ड विजिट, ये जानने के लिए कि एक्चुअल में हाउ थिंग्स वर्क ओवर देयर. इवन दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ टीचिंग टेक्निक्स, डिफरेंट टीचिंग एड्स. Then next could be maybe history में teacher would take us on a field visit to museum, or maybe science में we can conduct experiments in laboratories etc. So these are diverse teaching techniques. Ability to engage students effectively, varying from subject to subject and teacher to teacher. Teacher will discover and teacher will decide कि students क्या चीज़ करने से engaged feel करते हैं. मे बी अगर वो ग्रुप डिस्कशन में एंगेज्ड फील करते हैं तो टीचर विल मेक श्योर कि उस चीज़ का ही यूज़ करते हुए वो पूरी नॉलेज स्टूडेंट्स को डिलीवर करे. एंड फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स इट कुड बी डिफरेंट एक्टिविटीज़ विच द टीचर कैन टेक अप.
नेक्स्ट इज पॉलीक्रेस्ट स्किल्स, यानी कि स्पेशलाइज्ड स्किल्स। फर्स्टली स्पेशलाइज्ड टीचिंग टेक्निक्स, यानी कि अगर कोई साइंस का टीचर है तो दे शुड हैव स्पेशल टेक्निक्स इन बेसिकली लेबोरेटरी स्किल्स, क्योंकि साइंस में इन केमिस्ट्री you have different chemical reactions, so what are the safety guidelines to be in the lab, how to handle the apparatus, how to clean it, how to recognize each and every like chemical, what amount to take, how to measure it, etc, etc. All of these are to be known to a science teacher, and they have to teach it to their students also. Next, for a maths teacher it would be, or maybe for a geometry teacher, in exactly geometry teacher it could be using of the geometric tools like compass and all of, and the D, etc. They should be very skilled in all of those uses. And also small things like multiplication, like for the larger multiplications also itself, the teacher should be very thorough, specialized. यानी कि नॉर्मल हिंदी भाषा में कहा तो हमारे में कहते कि नींद से भी उठा के पूछ लो तो सही बता देंगे, तो इस लेवल का स्पेशलाइजेशन होना चाहिए. नेक्स्ट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्सपर्टीज़. कोई भी जो आपका सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, तो उसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज होना, यही मतलब होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्सपर्टीज़ का. नाउ नेक्स्ट इज टीचिंग मोडालिटीज़. टीचिंग मोडालिटीज़ में बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं विच आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट वन इज ट्रेनिंग. ट्रेनिंग इज़ लाइक गेटिंग सम स्पेशल प्रैक्टिस, किसी एक स्किल में मास्टर करने के लिए. ट्रेनिंग ये बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए होती है और एक बहुत ही स्पेसिफिक स्किल में आपको माहिर बनाने के लिए काम करती है. सेकंड इज़ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट ये एक प्रोसेस होता है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है जिसमें कि स्टूडेंट की धीरे 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 ग्रोथ होती जाती है. डेवलपमेंट का ये मतलब होता है. थर्ड वन इज़ इंस्ट्रक्शन. अब हमने कई सारे अप्लाइंसेस के साथ मोस्टली जब हम चीज़ें खरीदते हैं, मोस्टली व्हेन देयर आर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, so there is a instruction booklet. So even that is an example of instruction. And instruction is a very structured, very organized, very sequential manner में वो परफॉर्म डिलीवर किया जाता है कि फर्स्टली डू दिस. एंड डे टू डे एग्जाम्पल में लेट सपोज मैगी के पैकेट के पीछे देर इज जस्ट 4 इंस्ट्रक्शंस. टेक द वेसल, boil the water, put the Maggi, put the masala, boil it for 5 minutes or 2 minutes, and then you're done. So even this is instruction, very specific, very structured, sequential manner में arrange किया हुआ, to the point instruction. Now next is indoctrination. अब टीचिंग में एक बाय प्रोडक्ट भी होता है, यानी कि पढ़ाते पढ़ाते हम लोगों का माइंडसेट भी बिल्ड कर देते हैं. We mold the learners, we build their mindset, we build their behavior, we inculcate different beliefs into them. तो इसको indoctrination बोलते हैं. And also there is one thing कि teaching can happen without indoctrination, but indoctrination cannot happen without teaching. यानी कि पढ़ाते पढ़ाते कभी ऐसा हो कि हम स्टूडेंट्स में बिलीव्स ना डेवलप करें, बट अगर कोई बिलीव डेवलप करना है तो उसके लिए पढ़ाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर मैथ्स के प्रोसेस में अगर कोई मैथ्स का लेक्चर है एंड टीचर इज़ ट्राइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, तो उस केस में टीचिंग तो हो रही है, पर क्या कोई बिलीव स्टूडेंट्स में जनरेट हो रहा है? नहीं. इट्स जस्ट सिंपल टीचिंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस. पर अगर मैं सच में चाहती हूँ इन द सेकेंड केस कि इंडॉक्ट्रिनेशन हो, मैं किसी में कुछ बिलीव्स इनकलकेट करूँ, जैसे छोटे बच्चों में बिलीव्स इनकलकेट करते हैं, शेयरिंग, केयरिंग, ये वो, नेवर टू टेल लाइज, कभी भी स्टील नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, तो उसके लिए मुझे उन्हें पढ़ाना ज़रूरी है. आई हैव टू टीच देम ऑल ऑफ दीज बिलीव्स.
तो इसीलिए कहते हैं कि इंडॉक्ट्रिनेशन के लिए टीचिंग का प्रोसेस होना ज़रूरी है, बट हमेशा ज़रूरी नहीं है कि टीचिंग के प्रोसेस में हम दूसरे का बिलीव बिल्ड करें। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमारे बचपन से एक बहुत ही पॉपुलर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि गॉड इज़ वॉचिंग यू। यस, ये हम सब ने सुना है कि गॉड इज़ वॉचिंग यू, यू आर नॉट सपोज टू स्टील, यू आर नॉट सपोज टू टेल लाइज, और यू आर नॉट सपोज टू डू एनी बैड थिंग्स, यू आर नॉट सपोज टू डर्टी द प्लेस, गॉड इज़ ऑलवेज वॉचिंग यू। तो ये बिलीव तो है, एंड अभी भी वी फील कि येस गॉड इज़ वॉचिंग अस, दिस इज़ आर बिलीव सेट। अब गॉड रियली वॉचिंग अस और नॉट, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आर टॉपिक फॉर नाउ। क्वेश्चन इज़ कि क्या वो बिलीफ है हम में अभी भी, जो बचपन में हम में कभी ना कभी स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने या फिर पेरेंट्स ने बिल्ड किया था कि भगवान हमें हमेशा देख रहे हैं, ऊपर वाला देख रहा है। सो दिस इज़ इंडॉक्ट्रिनेशन, हम में बिलीव बिल्ड कर देना। अब लाइक फॉर एग्जांपल, इन चारों को एक साथ डेमॉन्स्ट्रेट करती हूँ। आप मेरे पास टाइपिंग सीखने के लिए आए, कीबोर्ड पे होती कंप्यूटर के। नाउ इफ़ आई टेल यू कि सिट स्ट्रेट, look towards the monitor and place your fingers in this particular way, this is instruction. अब secondly, if I make sure कि daily 2 to 3 hours or 1 hour daily you practice typing, you come to the lab, you come to the computer lab, you come to me, and under my guidance you practice typing for like maybe a month or maybe a week, so that you are able to type without looking at the screen. Daily 1 hour. Practice until you master that one skill of typing. This is training. शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक स्किल पे मैस्ट्री हासिल करना, ट्रेनिंग। अब ये पूरा मेरा टाइपिंग का कोर्स कर लेने के बाद जो शुरू वाले आप थे, जिसे टाइपिंग इतनी अच्छे से नहीं आती थी या फिर नहीं ही आती थी, वर्सेस जो अब ये ट्रेनिंग के बाद वाले आपका नॉलेज लेवल है बेस्ड ऑन टाइपिंग, कि जिस लेवल पे आप टाइपिंग करते हो, ये जो गैप है, दिस इज़ डेवलपमेंट। जो इस फेज़ में आपकी ग्रोथ हो गई उसको डेवलपमेंट बोलेंगे। एंड डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जब आप रोज़ ट्रेनिंग के लिए आ रहे थे, कहीं ना कहीं आपकी रोज़ थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट हो गई। डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। ट्रेनिंग के दौरान भी आपकी डेवलपमेंट हो रही थी। नेक्स्ट इज़ इंडॉक्ट्रिनेशन। अब लेट सपोज जब आप शुरू में मेरे पास आए तो कीबोर्ड वी नो कैसा सा होता है, यहाँ नहीं है। नॉर्मल कीबोर्ड हम सब ने देखा होगा कि यहाँ पे लेटर वाली कीज़ होती है एंड स्पेस बार नीचे की तरफ होता है। तो मे बी लेट सपोज कि शुरू में आप ऐसे टाइप कर रहे थे कि ओके माई स्पेस नेम स्पेस इज़ स्पेस, पर फिर धीरे धीरे मैंने ट्रेनिंग के बीच में आपको कहा कि नहीं, आप ऐसे स्पेस नहीं दबाएंगे, आपको हमेशा थंब से स्पेस दबाना है। राइट या लेफ्ट थंब को यूज़ करके आपको स्पेस दबाना है। तो धीरे धीरे जब एंड में आपका यही बिलीव हो जाएगा, आप इस पर रोज़ एक्ट भी करोगे। हर बार जब आप टाइपिंग करोगे कीबोर्ड को लेकर, तो यू विल यूज योर थंब टू प्रेस द स्पेस। नाउ दिस इज़ अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल कि हाउ आई बिल्ड अ बिलीफ इन यू कि ऑलवेज यूज द थंब टू प्रेस द स्पेस बार। चारों समझ में आ गए? नाउ नेक्स्ट, लेवल्स ऑफ टीचिंग। अब जब हम पढ़ाते हैं, जिस वे से हम लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं या फिर जो हमारा कोर्स मटेरियल है, उसके बेसिस पर देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड।
बिकॉज कौन से लर्नर्स हैं, उनकी कैसी कैसी कैपेसिटी है. द यंग लर्नर्स विल हैव लेस कैपेसिटी. द हायर स्कूल learners will have more capacity, more understanding, more developed cognitive skills, thinking skills. तो उनके लिए there is a different subject matter. Smaller kids, they will have a different syllabus. So this becomes very important for us to understand कि कौन से लेवल पर हम टीच कर रहे हैं एंड उसके लिए क्या स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे सिलेबस डिज़ाइन करना है, कैसे लेक्चर्स प्लान करने हैं, कैसे सब कुछ ऑर्गेनाइज करना है. सो फर्स्ट लेवल इज़ ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल. ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे जंगल में पेड़ अपने आप उग जाते हैं, वैसे ही ये कहना कि लर्निंग हैपन्स नेचुरली, लर्निंग अपने आप ही होती है, ये इसका बिलीफ सेट है. हियर स्टूडेंट्स टेक चार्ज ऑफ देयर ओन लर्निंग जर्नी. यानी कि हमें जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट होता है हम उसमें खुद ही धीरे धीरे टाइम निकालते हैं, उसे एफर्ट्स देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्टूडेंट्स लाइक गेम्स, एनी लेट सपोज वीडियो गेम्स और फुटबॉल गेम्स, या फिर अगर वो कोई बच्चा भी है तो वो खुद जाकर अपनी जो भी हॉबी है, उसका जो भी फेवरेट टॉय अगर है या फिर उसकी फेवरेट गेम है, तो वो खुद जाकर उसे टाइम देगा, उसे सीखेगा, उसे खेलेगा, दैट वेज. नेक्स्ट इज़ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. अब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पर हमारा मेन फोकस इस बात पर होता है कि लर्नर्स जो फैक्ट्स है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसे लर्न कर ले. इसमें ज़्यादातर रोड लर्निंग का पार्ट होता है, यानी कि रट्टा लगाना. बस आपको मेन टाइम पे वो इन्फॉर्मेशन याद आनी चाहिए, बस ये मेक श्योर करना. तो ये बेसिकली स्टार्टिंग फेजेस में होता है, जैसे कि नर्सरी, LKG, UKG में वी आर मेड टू लर्न ABC, नंबर्स. फिर उसके आगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में आके वी लर्न टेबल्स, एंड इंग्लिश में वी लर्न सम स्मॉल वर्ड्स, A and the, this, that. तो इसमें बिल्कुल भी जो लर्नर है उसमें थिंकिंग नहीं होती. लर्नर इज़ नॉट ग्रोन इनफ कि दे कैन थिंक ओवर इट. दे जस्ट हैव टू मेमोराइज ऑल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन. इट इज़ कम्प्लीटली फैक्चुअल. और इस फेज़ में जो कोर्स मटेरियल है जो हम लर्नर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, इट हैज़ टू बी वेरी स्ट्रक्चर्ड. यानी कि टेबल्स के फॉर्मेट में भी देख लिया तो इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट. 2 1 2 2 2 3, 2 2 4, 2 3 6. तो देर इज़ नथिंग टू अंडरस्टैंड. ये सब कुछ लर्न करने का काम होता है, एंड दिस इज़ सूटेबल फॉर यंग लर्नर्स. इट हैज़ 3 मेजर एस्पेक्ट्स. सबसे पहले तो लर्निंग ऑफ मटेरियल, नेक्स्ट रिटेंशन ऑफ मटेरियल, एंड देन लास्टली रिकॉल ऑफ मटेरियल. यानी कि सबसे पहले जो मुझे टीचर ने मटेरियल दिया है, मुझे उसको लर्न करना है, उसको याद रखना है, और जब मेरे टीचर मुझसे पूछेंगे तो मुझे उनको आंसर करना है. जैसे कि बचपन में टीचर हमें कहते थे 2 to 10 टेबल्स लर्न करने हैं, हम उसे लर्न करते थे, उसे याद रखते थे, एंड जब टीचर ने हमें टेबल्स पूछे कि ओके व्हाट इज़ 5 टेबल, तो वी हैव टू रिकॉल इट एंड देन वी हैव टू से इट. अब अगर सिंपल से एग्जांपल में कहा तो लेट सपोज, जस्ट इमेजिन कि आपका ब्रेन एक कंटेनर है, एक वेसल है जिसमें स्पेस है स्टोर करने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉटल, ये कंटेनर है, इसमें स्पेस है. अब लर्निंग ऑफ मटेरियल, यानी कि मैंने इस बॉटल में पानी डाल दिया, ओके. रिटेंशन ऑफ मटेरियल, स्टोरिंग ऑफ मटेरियल, इस बॉटल में मैंने जितना पानी डाला है उतना रहना चाहिए, इस बॉटल ने उस पानी को होल्ड करना चाहिए. एंड नेक्स्ट इज़ रिकॉल ऑफ मटेरियल. जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी पानी की तो इसमें से पानी निकलना भी चाहिए, ओके. नाउ समटाइम्स यू माइट हैव हर्ड सम पीपल सेइंग कि oh, I know her face, we used to be in the same class, but what's her name, I can't recall her name. मुझे
याद नहीं आ रहा है, इट मीन्स यू डोंट रिमेंबर, यू फॉरगॉट देयर नेम, यानी कि आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। जब आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी तो वो रिट्रीव नहीं हो पा रही है। एंड आई होप सो कि इन सारे एग्जांपल्स की मदद से आप फॉर श्योर ये पूरा मटेरियल अच्छे से रिकॉल कर पाओ। ओके, सो रिकॉल इज़ लाइक कोई चीज़ याद आ जाना टाइम पे। इट्स लाइक इन शॉर्ट रिमेंबर। एंड व्हाट्स द ऑपोजिट ऑफ रिकॉल की आई डोंट रिकॉल हर नेम, आई फॉरगॉट हर नेम, सिंपल। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ MLT इज़ टू इम्पार्ट फैक्चुअल नॉलेज। ये मोस्टली रोड लर्निंग और मेमोराइजेशन पे फोकस करता है, वी नो। एंड द सब्जेक्ट मैटर इज़ एक्सट्रीमली सिंपल एंड स्ट्रक्चर्ड। यस, नेक्स्ट इज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अब ये आगे के लर्नर्स के लिए है, 4th स्टैंडर्ड टू 5th 6th 7th 8th एंड सो ऑन। इसमें लर्नर्स की जो थिंकिंग स्किल्स है, ब्रेन की कैपेसिटी है, वो इंक्रीज़ होती है, वो सोच सकते हैं, वो समझ सकते हैं। तो इसमें जो कोर्स मटेरियल है वो MLT यानी कि मेमोरी लेवल टीचिंग से ज़्यादा वाइड होता है। एंड दिस फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग नॉलेज। अब इसमें कैसा होगा कि टीचर्स विल गिव देम एग्जाम्पल्स, स्टूडेंट्स विल डाइव मोर इनटू द टॉपिक। इसमें से स्टूडेंट्स कोशिश करेंगे कि उन्हें डीप नॉलेज हो किसी भी टॉपिक के बारे में जिसमें कि उन्हें इंटरेस्ट है, और जितने अच्छे से वो अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे तो उतने अच्छे से दे विल डेवलप देयर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़, देयर कॉग्निटिव कैपेसिटीज़, यानी कि थिंकिंग की क्षमता, सोचने की क्षमता उनमें डेवलप हो जाएगी। द एम इज़ टू लर्न यूजिंग एक्सप्लेनेशंस, एग्जाम्पल्स, comparisons and other aids. Using the right methods to put learning into action. The subject matter is wider and more detailed in ULT, understanding level of teaching. Now next is the highest level of teaching, reflective level of teaching. इसमें students will have already memorized the basic facts. Students will actually be clear about all of the concepts. अब इसमें स्टूडेंट्स की जो कॉग्निटिव थिंकिंग है इट इज़ एट द पीक, इट इज़ एट द हाईएस्ट लेवल, और इस लेवल से जो नॉलेज इम्पार्ट होती है वो स्टूडेंट्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज़ करते हैं। अब लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई सॉफ्टवेयर का स्टूडेंट है, नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ MLT, ULT एंड RLT टुगेदर। देयर इज़ अ सॉफ्टवेयर स्टूडेंट, दे विल लर्न कोडिंग। अब शुरू में कोडिंग में देयर विल बी बेसिक कीवर्ड्स, टर्म्स, रूल्स जो कि उन्हें याद करने पड़ेंगे, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट वो लोग बेसिक क्वेश्चंस कोडिंग के सॉल्व करेंगे जिसके कि सॉल्यूशंस दे विल फाइंड लेटर, बट और ज़्यादा डीप में समझने के लिए हाउ दिस केम आउट, ये चीज़ कैसे वर्क करेगी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है, इसके लिए क्या कोड करना है, ये सब चीज़ें करना अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स का रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को एड्रेस करना, जैसे कि फ्लिपकार्ट, जोमेटो, अमेज़ॉन, ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, चैटिंग प्लेटफॉर्म्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा, एंड लोगों को कनेक्ट करना या फिर लोगों की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसे सॉफ्टवेयर की नॉलेज से सॉल्व करना। दिस इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। नाउ लेट सपोज अगर जर्नलिज्म में जाएँ तो जर्नलिज्म में द स्टूडेंट्स विल बेसिकली लर्न सब बेसिक रूल्स की रिपोर्ट कैसे बनानी है, व्हाट इज़ द फॉर्मेट, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर। दिस इज़ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट इज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। स्टूडेंट्स अलग अलग कंसेप्ट को डीपली डाइव थ्रू करेंगे कि ओके हाउ इज़ द प्रोसेस, कैसे प्रोसीड करना होता है जर्नलिज्म के करियर में, या फिर कैसा सा फ्लो होता है एज अ जर्नलिस्ट इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का, व्हाट आर द रूल्स, रेगुलेशंस एक्सेट्रा। दे विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। दिस इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। एंड स्टूडेंट्स एक्चुअली गोइंग टू रिपोर्ट at the place of incident, actually performing the activity of being a journalist. This is reflective level of teaching. अब हमारे केस में हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं,
तो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड बेसिक टर्मिनोलॉजीज, टीचिंग कॉम्पिटेंसीज क्या होती है, बेसिक टीचिंग लेवल्स क्या होते हैं, सारे ऑल ऑफ द 3 and 4, ये सब जानना, बेसिक टर्मिनोलॉजीज जानना, सारी नॉलेज को कंज्यूम करना, उसे रिमेंबर करना, दिस इज़ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। सारे कंसेप्ट्स को समझना, उनके बीच का कोरिलेशन समझना, उनकी एक्चुअल इम्पोर्टेंस समझना, जो अब हम आगे MCQs प्रैक्टिस करने वाले हैं वो करना, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। एंड रियल लाइफ में जाके स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व करना, रियल में लेक्चर कंडक्ट करना, एक्चुअल में टीचिंग करना, दैट विल बी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग फॉर योर लर्निंग जर्नी, फॉर आवर टीचिंग एप्टीट्यूड एज अ सब्जेक्ट। So next is metacognition. It is a key component of reflective learning. इसमें बेसिकली ये करते हैं कि जो लर्नर होता है वो खुद की लर्निंग जर्नी पर ध्यान देता है, खुद की थिंकिंग को ही नोटिस करता है, उसे ऑब्जर्व करता है। इसके बेसिक 3 ही स्टेप्स होते हैं, प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग। सबसे पहले लर्नर खुद ही का लेसन प्लान बनाएंगे, then they will try to follow that plan. After that they will monitor that plan कि okay did the things worked out, जैसा जैसा मैंने जब जब करने का ट्राई किया था, जो जो चीज़ें शेड्यूल की थी, did all of that work out, that is monitoring. and next is evaluating कि अच्छा क्या चीज़ नहीं वर्कआउट हुई, उसके लिए क्या प्रॉब्लम हुई थी, इसको नेक्स्ट टाइम कैसे अच्छे से परफॉर्म करना, that is evaluating. Now let's suppose there is this planner type of things you can see. So this is planning. Now next is at the end of the day I will monitor it कि out of 5 मैंने कितने काम किए, ओके एक काम नहीं हो पाया, now I will evaluate क्योंकि क्यों नहीं हुआ, what was the reason, and for the next time I'll make sure that I do all of the things. So this is the process of metacognition. Now next is teaching models. Very easy, very small part. First is pedagogy. This is applicable for young learners, जहाँ पर कि लर्नर्स अपनी लर्निंग जर्नी का होल्ड नहीं रख पाते, जो नर्सरी के स्टूडेंट्स, स्मॉलर किड्स, दिस इज़ अ टीचर लेड अप्रोच। टीचर ही उन्हें पढ़ाएंगे, टीचर ही उन्हें इवैल्यूएट करेंगे। Next is andragogy. This is learner-led approach. Learner will take charge of their learning journey, and teachers will play a facilitating role. उन्हें सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उनके डाउट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज ह्यूटागोजी. दिस इज सेल्फ डायरेक्टेड अप्रोच. दिस इज एट अ हायर लेवल फ्रॉम एंड्रोगोजी, यानी कि एंड्रोगोजी में लर्नर्स अपनी लर्निंग जर्नी डिसाइड करेंगे, बट ह्यूटागोजी में उन्हें क्या रिज़ल्ट अचीव करना है, उन्हें कहाँ से सीखना है, उन्हें कैसे सीखना है, उन्हें वो खुद को कैसे इवैल्यूएट करेंगे अपनी लर्निंग जर्नी में, वो खुद को कैसे फीडबैक देंगे, खुद में कैसे बेटरमेंट लाएंगे। एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन द स्टूडेंट, इज़ बेस्ड ऑन द लर्नर इटसेल्फ, तो इसे ह्यूटागोजी बोलेंगे। अब लाइक फॉर एग्जांपल एक सेम थिंग के लिए लेट सपोज कुकिंग सीखनी है। अब इसके लिए तीनों अप्रोच कैसे काम करेंगे। फर्स्टली तो पेडागोजी में लेट सपोज मेरी मम्मी ने ही आके मुझे बोल दिया कि नहीं तुम्हें खाना बनाना सीखना चाहिए, ठीक है तो अब तुम रोज़ मेरे साथ किचन में आना और मैं तुम्हें सिखाऊंगी। एंड देन फिर मम्मी का जो मन होगा मम्मी मुझे वो डेली वो सिखाएगी बनाना, एंड देन मम्मी ही मुझे इवैल्यूएट करेगी कि ओके फाइन मैं दिन के टाइम में तुम्हें सिखाऊंगी कि क्या कैसे बनाना है, आई विल डेमोन्स्ट्रेट, एंड शाम के टाइम में यू हैव टू परफॉर्म द सेम थिंग, द सेम रेसिपी यू हैव टू गो थ्रू एंड यू विल मेक इट, एंड वी विल इवैल्यूएट कि हम सब फैमिली वालों को देंगे टेस्ट करने के लिए, एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल इवैल्यूएट यू। दिस इज़ टीचर लेड अप्रोच। टीचर ने ही कोर्स डिसाइड किया, टीचर ही लेक्चर सारा लेसन प्लान डिसाइड कर रहे हैं, टीचर ही डिसाइड करेंगे कि किस मेथड से वो हमें इवैल्यूएट करेंगे।
सेकेंड इज़ एंड्रोगॉजी, मेरी इच्छा हुई कुकिंग सीखने की, तो अब मेरे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, या तो मैं अपनी मम्मी से सीखूँ, या फिर देर आर टीवी चैनल्स टू लर्न कुकिंग, देर आर यूट्यूब चैनल्स विच वी कैन फॉलो, देर सम पीपल कैन गो टू यूडेमी से कोर्स ले लेंगे, या फिर एकदम ही सीरियस हैं तो कलिनरी स्कूल में एनरोल कर लेंगे, एंड देन उसके बाद टीचर सारा सिलेबस इवेल्युएशन प्लान डिसाइड करेंगे. यू डिसाइडेड द कोर्स एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स हमने टीचर पर छोड़ दी. दिस इज एंड्रोगॉजी. अब ह्यूटेगॉजी में, अब अगर मेरा कुकिंग सीखने का मन है ह्यूटेगॉजिकल अप्रोच से, फर्स्टली तो क्या मुझे कुकिंग सीखनी है ये मैं डिसाइड करूँ, मुझे क्यों सीखनी है, मेरे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है कुकिंग सीखने की, मुझे किससे सीखनी है, मुझे कैसे सीखनी है, मुझे किस किस टाइम पर लेक्चर या फिर डेमोन्स्ट्रेशन अटेंड करना है, मुझे लेक्चर वे से सीखना है या डेमोन्स्ट्रेशन वे से सीखना है, या फिर मैं ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स करके सीखना चाहती हूँ. इट विल बी कम्प्लीटली सेल्फ पेस्ड, यानी कि मुझे जब जैसे टाइम मिलेगा, मुझे जैसे मैनेज होगा, आई विल डू इट अकॉर्डिंग टू माई शेड्यूल. मैं खुद को कैसे इवेल्युएट करूँगी अपनी कुकिंग जर्नी में. अगर मैंने कोई डिश बनानी सीखी है तो हाउ एम आई गोइंग टू टेस्ट, हाउ एम आई गोइंग टू चेक कि वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट. सो मे बी आई कुड टेक इट आउट टू माई फ्रेंड्स कि ओके रिव्यू दो, या फिर आई कैन गिव इट टू माई फैमिली टू टेस्ट कि ओके प्लीज़ बताइए कैसा है. एंड फीडबैक भी मैं खुद ही को दूंगी. आई विल वर्क ऑन माई ओन बेटरमेंट. सो दिस complete thing comes under heutagogy. Now next are some practice questions. First one is, reflective practice implies use of one's dash. Cognition, सोचने की क्षमता. Metacognition, खुद ही की सोच को मॉनिटर करना. Metacognition on cognition, both of these mean the same, but खुद ही की सोचने की क्षमता को अपनी ही सोचने की क्षमता से एनालाइज करना. देन रीइंफोर्समेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि जो भी मैंने चीज़ें सीखी है उसे पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक से क्लियर करना कि दिस वर्क्स, दिस डजंट वर्क, सो आई हैव टू कंटिन्यू विद दिस, आई हैव टू डिसकंटिन्यू दैट, ऐसे. सो द आंसर टू द फर्स्ट वन इज metacognition. For this you can refer RLT in levels of teaching. And then now second one, metacognition comprises of which of the following skills? Planning, developing, monitoring, costing, evaluation. ये हमने ऊपर ही देखा था. 3 है, प्लानिंग, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएटिंग. तो यहाँ आगे प्लानिंग, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएटिंग, यानी कि ACE. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नाउ नेक्स्ट, दिस हैज टू बी, वेट, knowing that you find algebra more difficult than your sister does, but that you could improve with practice is an example of dash. Self-regulation, metacognition, self-discipline, automation. Self-regulation यानी कि खुद को रूटीन के हिसाब से एवरी डे यू हैव टू बी प्रेजेंट. आपने शेड्यूल बनाया, आपको शेड्यूल फॉलो करना है. सेकेंड इज मेटाकॉग्निशन, खुद की लर्निंग जर्नी को खुद ही मॉनिटर करना, खुद की जो थॉट्स है उसे खुद ही मॉनिटर करना. देन सी, सेल्फ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में रहना, रूटीन फॉलो करना. एंड देन फोर्थ वन इज ऑटोमेशन, मेक इट अ रेगुलर एक्टिविटी विदाउट एनी थिंकिंग यू हैव टू गेट अप एंड यू हैव टू प्रैक्टिस अलजेब्रा. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी, बिकॉज इसमें आपने खुद ही के थॉट प्रोसेस को मॉनिटर किया. यू न्यू दैट यू आर अफ्रेड ऑफ अलजेब्रा, यू नो दैट यू हैव प्रॉब्लम्स इन अलजेब्रा, यू आर नॉट गुड एट दैट सब्जेक्ट. एंड अगेन एड्रेसिंग, यू आर प्लानिंग टू प्रैक्टिस इट. सो these are the phases of metacognition.
Fourth one is a teacher gives a lot of positive and negative examples to support his or her presentation in the classroom. This will be related to which of the following levels of teaching? यानी कि जब टीचर अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं क्लासरूम में, कोई भी टॉपिक सिखाते हैं, तो उससे रिलेटेड पॉजिटिव यानी कि डू, लाइक दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ दिस, दिस इज़ द एग्जांपल, एंड नेगेटिव यानी कि दिस is not the example of this is not related to the main topic, this is out of the topic, this is a don't part of it. तो ये सारे एग्जाम्पल स्टेट करना कौन से लेवल ऑफ टीचिंग के अंडर आता है? फर्स्टली ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, ये लर्नर के इंटरेस्ट पे बेस्ड लर्निंग होती है, सो दिस इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द डूज एंड डोंट्स एग्जाम्पल बीइंग प्रोवाइडेड इन द क्लास. मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल में तो हमें स्ट्रक्चर्ड मैटर दिया जाता है सिर्फ रोट लर्निंग करने के लिए, तो उसमें एग्जाम्पल्स देने का पार्ट नहीं होता है, इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर्ड स्टडी मैटर होता है बस. सो इवन दिस इज़ नॉट करेक्ट. नाउ द क्वेश्चन इज बिटवीन अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल. अंडरस्टैंडिंग लेवल में हर एक टॉपिक में एग्जाम्पल्स, कंपैरिजन्स के बेसिस पर और स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट की बिल्ड करने की कोशिश होगी. रिफ्लेक्टिव लेवल पर इट इज़ मोर ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, इट इज़ बेस्ड ऑन रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो रिफ्लेक्टिव लेवल इज़ नॉट द करेक्ट आंसर फॉर दिस. अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में यू कैन चेक अबाउट कि these are the methods. Providing examples is the core term of understanding level of teaching. Students learn from various examples, classifications, activities, group discussions, etc. So understanding level of teaching is the correct answer for this. Now there are some more questions for you to practice on, and we'll meet you in the next lecture of teaching aptitude. Thank you.